नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर और मैं हूं विनोद शर्मा। आज चर्चा हमारे एक नए प्रोग्राम जो पिछले हफ्ते हमने शुरू किया था, और पिछले हफ्ते हमारे साथ थे जाने माने लेखक और कवि उद्भ्रांची। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने लेखक और कवि डॉक्टर राजपाल सिंह यादव जी। डॉक्टर राजपाल सिंह यादव जी का मैं अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, आपने मुझे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया। आपके लिए आपको सहृदय दिल से धन्यवाद। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, मैं अपने दर्शकों को आपका एक परिचय करा देता हूं। आप वैसे मूलतः एटा के पास जलेसर के रहने वाले हैं, और जो अलीगढ़ आगरा मथुरा की सीमाओं से लगा हुआ है। आपने अब तक उस किनारे तक, शाम ढलने तक, आधे अधूरे, क्षितिज, लाल किले की प्राचीर से, सुदर्शन चक्र एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इतिहास व स्वाधीनता आंदोलन में योगदान जैसी पुस्तकें लिखी हैं। और जो लेखन में, साहित्य में जो योगदान दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन। मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि 1974 में आपने पहली कविता लिखी, तो क्या घर में कोई ऐसा माहौल था साहित्यिक का, या कोई गुरु रहा जिसकी वजह से आपको इस क्षेत्र में भी आए? शर्मा जी, मैं जब 8th क्लास का स्टूडेंट था, जी। 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था, हम्म। तो जलेसर से मथुरा वाले रोड पे हम्म। एक जूनियर हाई स्कूल था, बेरनी। हाँ। आर के पचौरी जूनियर हाई स्कूल, बेरनी। हम्म। तो वहां पर जब हम 8 में थे तो हमारे एक शिक्षक थे, श्री हम्म। शीलेंद्र कुमार वशिष्ठ जी, अच्छा। जो एक बहुत ही माने हुए साहित्यकार हैं, कवि हैं, बहुत अच्छे हम्म। कवि हैं। हम्म। तो वो हमें पढ़ाते थे अंग्रेजी। अच्छा। एक दिन उन्होंने कहा, शाम को 4 बजे का जब पीरियड चल रहा था, कि भाई बच्चों, तुम लोगों में से कोई कविता लिख लेता है? हम्म। तो मैं आपको वहाँ एक एक पॉन्ड था, एक तालाब था स्कूल के आगे, तो वहां ले गए। हम्म। और बताओ तो यहाँ कोई कविता लिख लिखता हो तो मुझे 4 लाइन लिख के बताओ। अच्छा। तो फिर मैंने वो पहली कविता लिखी थी हम्म। 74 में। वर्षा, यही समय था। वर्षा ऋतु जब आती है हम्म। तो हरियाली को लाती है, हम्म। वह इतनी सुंदर होती है, मन हम्म। को मोहित कर लेती है। हम्म। तो ये कविता जब उन्होंने सुनी, हम्म। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप इसको लिख के दो। तो मैंने हम्म। लिख के दिया। फिर वहाँ जितने टीचर्स थे, जितने अध्यापक थे, सबको बताया कि देखो, इस लड़के ने ये कविता लिखी है और मेरे सामने लिखी है, और हम्म। ये आगे चल के बड़ा साहित्यकार बनेगा। ये अच्छा। 74 की बात है, जुलाई के महीने की। हम्म। तो तब से ये सिलसिला अनवरत चलता रहा और हम्म। चल रहा है। तो ये तो 74 में मेरी आपकी पहली। जो रचनाएं हैं उनमें कई परिस्थितिवश होंगी, कई आंखों देखी होंगी, कई मानवीय संवेदनाओं पे जुड़ी होंगी। हमारे दर्शकों को पहले ये बताइए कि जो सबसे पहली किताब आपने कब लिखी और उसमें क्या था? शर्मा जी, मैं उन दिनों भोपाल में कार्यरत था, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में। हम्म। ये 91 की बात है, 91 की बात है। हम्म। तो मैं अक्सर आया जाया करता था आगरा से भोपाल। हम्म। तो वो क्षेत्र जो है बहुत ही समृद्ध और प्राकृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है। हम्म। तो मुझे देखते देखते वो चीजें, वो अच्छा लगता था। और उन्हीं दिनों मैंने एक कहानी लिखी थी, अ, उस किनारे तक, अच्छा। जिसमें वन विभाग में और जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं उनमें कितना करप्शन है, कितना भ्रष्टाचार है। वो कहानी बड़ी छपी थी उन दिनों, हंस पत्रिका थी, उसमें छपी थी। हम्म। तो फिर मैंने ये सोचा, उन दिनों मेरे पास टाइम होता था आने जाने का, भोपाल जाता था, तो मैंने कहा हम्म। इस कहानी को विस्तृत रूप दिया जाए। हम्म। तो इसी विस्तार को देखते हुए मैंने उस किनारे तक उपन्यास लिखा, जो हम्म। आज ब्यूरोक्रेसी में, जो हमारी अफसरशाही में जिस तरह से भ्रष्टाचार का जो दंश लगा हुआ है, उसको रेखांकित करती हुई उसकी कहानी है। तो हम्म। पहला उपन्यास, फिर मैं दिल्ली आ गया था। हम्म।
जब लिखा था तब मैं भोपाल था, लेकिन दिल्ली आ गया था तो यहीं कई कई प्रकाशक आते जाते थे, क्योंकि हम्म, हमें उन दिनों हिंदी अधिकारी था। न्यू इंडिया एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम्म, हम उन हमारे साथ उन दिनों हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक का क्षेत्र था पूरा। तो मेरा आना जाना होता था कभी गोष्ठियों में और क्षेत्रीय कार्यशालाओं में। तो प्रकाशक आते जाते थे, तो मैंने कहा था, एक शनिवार प्रकाशक हैं, बड़े अच्छे प्रकाशक हैं, पाराशर जी, हम्म। शनिवार। तो उन्होंने मेरी पहली पुस्तक छापी थी, उस किनारे तक 94 में। अच्छा, हाँ। उसमें उस किनारे की कुछ क्या काव्य में था, कहानी में बताया ना आपने, कहानी के रूप नहीं, में था? उपन्यास हाँ, था। तो हाँ। उपन्यास में जो कोई एक प्रसंग होगा उसमें कोई ऐसा जिसको आप यहाँ आज उद्धृत करना चाहेंगे? अच्छा, उसमें प्रसंग ये था कि जैसे आजकल एक एक एपिसोड चल रहा है कि छोटे आदमी की पत्नी बड़ी हम्म, हो जाती है, तो फिर हम्म, वो पत्नी से वो अनबन होना शुरू हो जाता है। हम्म, तो वही उपन्यास लेके था कि एक उसका जो नायक है, हम्म, वो जब क्लास में पढ़ता था तो एक महिला जो एक पीसीएस अधिकारी थे, उनकी पुत्री हम्म, थी। हम्म, तो उनके साथ उनका संबंध, वो गोल्ड मेडलिस्ट हुआ करता है, हीरो। हम्म, लेकिन बाद में जब वो कुछ नहीं बन पाया, तो हम्म, वो लड़की की शादी वो दूसरी जगह कर देते हैं। हम्म, और उसके बाद में फिर इसका जो जो नायक है वो भारतीय वन सेवा में चयनित हो जाता है, आईएफएस में। अच्छा, तो उसके जो मन की पीड़ा है, हम्म, हम्म, बाद में तो फिर ये है कि जो बिहार के एक आईपीएस थे, उनके बेटी के साथ शादी होती है। फिर वो धनबाद में बहुत सारा गैंगवार होता है। आपको दूंगा पुस्तक, आप पढ़ेंगे तो हम्म, गैंगवार होता है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन हम्म, अपने आप को बचाते बचाते कैसे कई बार हमला होता है, हम्म, वन का जो माफिया है हमला कराते हैं। हम्म, और फिर बहुत सारी चीजें आती हैं। हम्म, लेकिन वो जो उसकी पत्नी है, उसके विपरीत उसका बहुत सहयोग देती है, और हम्म, अपने पिता पिता से भी विद्रोह कर देती है, जो बिहार आईपीएस कैडर के अधिकारी थे उनसे भी। हम्म, और वो अपने पति के साथ रहती है। हम्म, तो इस जो उपन्यास है उसकी कहानी का जो कथा वस्तु है, आज भी समीचीन मुझे इसलिए लगती है कि आज कुछ भी बहुत कुछ चल रहा है मीडिया में, हम्म, सोशल मीडिया में। तो उससे मेल खाती हुई है कि वहां और यहाँ में आजकल कितना अंतर चल रहा है, बिल्कुल, महिला के कितने रूप होते हैं। हम्म, बाद में फिर वो स्थानांतरण हो जाता है उसका यहाँ पर दिल्ली में, नायक का। तो वो चीजें यहाँ के समापन हो जाता है, और वो उनका जो हम्म, जीवन है उनका, जो दाम्पत्य जीवन है, सकुशल चलने लगा है। तो इस तरह से इस कहानी का अंत होता है, सुखांत अंत होता है, सुखांत है उपन्यास। बहुत सारी चीजें हैं उसमें। जी जी। एक और उपन्यास आपने लिखा, ये शाम ढलने तक, ये शीर्षक बड़ा अट्रैक्टिव करता है, आकर्षित करता है लोगों को। आखिरकार ये नाम जो रखा श्याम ढलने तक, इसकी कारण क्या था और इसमें क्या है? शाम ढलने तक एक काव्य संग्रह है, असल में उपन्यास नहीं है ये। जी जी। ये शाम ढलने तक हाँ। ये है, मैं दिखाऊंगा ये, जी। है ना, ये काव्य संग्रह है। हम्म। तो तो ये इसमें, काव्य संग्रह, हाँ, तो इसमें इसमें जब लिखा गया, ये कौन से साल में लिखा गया था, और इसमें क्या कोई ऐसी कविता होगी जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें? हाँ, ये मेरा पहला काव्य संग्रह है। हम्म, और इसमें बहुत सारी कविता जो 74 से लिखी गई थी, छोटी छोटी कविताएं, फिर विश्वविद्यालय स्तर पर लिखी गई थी, और एमए में लिखी गई थी, उन कविताओं का ये संकलन है। हम्म, तो इसमें जो जो अनुभूति की तीव्रता वाली कविताएं भी हैं, बहुत हाँ, सारे संघर्ष की कविताएं भी हैं, हम्म, बहुत सारे आधुनिक चकाचौंध है, वो भी कविताएं लिखी हुई हम्म, हैं। तो हम्म, है तो प्रारंभिक ही ग्रंथ, लेकिन इसमें जो मानवीय जीवन संवेदनाओं को उकेरती हुई बहुत सारी कविताएं हैं। हम्म। तो इससे जुड़ी कोई कविता ऐसी इसमें जो है, वो हमारे हाँ दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, जी, जो बिल्कुल आपको लगा बिल्कुल है कि बिल्कुल। हाँ, ये लोगों के दिल को छू जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल।
एक भी कविता आपको सुना रहा हूँ, हम्म। आप सुनिए और आनंद लीजिए कविता का। जी। जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी शॉर्टकट अपनाते हैं, हम्म। जरा जरा सी सफलता पाने के लिए नोट ले लें, या जरा भी काम कर दिया, या थोड़ा भी काम कर दिया तो मीडिया में आने के लिए। हम्म। तो वो संघर्षों के दिनों में मैंने एक कविता सुनी थी, आप पढ़ी थी, वो लिखी थी, तो आप सुनिए। एक भी दीपक जला, आलोक थोड़ा भी दिखाया, वाह। श्रेष्ठतम परिणाम उसको जिंदगी का मानता हूँ। वाह। एक भी दीपक जला, आलोक थोड़ा सा दिखाया, श्रेष्ठतम परिणाम उसको जिंदगी का मानता हूँ। अनगिनत नक्षत्र हो, संसार भर में जगमगाऊं, अंत हो जिसका न ऐसा व्योम बनना चाहता। वाह, बहुत सुंदर। अंत हो जिसका न ऐसा व्योम बनना चाहता हूँ। हम्म। और क्या चाहता हूँ, काम करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे प्रसिद्धि चाहिए। तो हम्म। हो भरे इतिहास में सब छंद मेरी यश विजय के। हम्म। हो भरे इतिहास में सब छंद मेरी यश विजय के, सैकड़ों कोमर कलों से नित्य अभिनव अर्घ पाऊं। हम्म। और छाह भी अपनी खड़ी है, नाश की लेकर पताका। यानी मुझे वाह। अपनी छाह से भी डरता हूं, लेकिन सोम बरसाऊं सदा, सोमेश बनना चाहता। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब हम मैं- इसके आगे चलते हैं थोड़ा, कि आपने आपकी कुछ महत्वपूर्ण रचना है जो भगवान राम से जुड़ी हुई है, और जी जी उसको जी लेकर क्योंकि ये आज सामयिक है, अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है, और बहुत सारी चीजें, क्योंकि उस समय आपने जब लिखी होगी उस समय की क्या प्रासंगिकता रही होगी, और इस समय जो है, जी जी आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए, जरूर सुनाइए जी। वो चीज जो भगवान राम से जुड़ी हुई है। जी। शर्मा जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारी आस्था का प्रश्न में। हाँ और जी। आस्था ही नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का जो प्रश्न चिन्ह लग रहा था, जी। उस पर भी ये रेखांकित करना जरूरी है। हाँ। पिछले दिनों एक प्रवाह सा हो गया था कि जी कुछ नहीं है, ये तो काल्पनिक चीजें हैं, और ये है वो है, इनका राम का कोई अस्तित्व नहीं था, और ये कहाँ हुआ, राम कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। तो हम जैसे साहित्यकारों को ये लगा हम्म। कि ये हमारी संस्कृति को नष्ट करने की एक साजिश चल रही है किसी हम्म। तरह से। हम्म। और वो एक दिनकर जी की कविता है ना, कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका अभी इतिहास। हम्म। तो जो जहां पर है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए जैसे भी योगदान दे सकता है उसको देना चाहिए। जी। और मेरे एक साहित्यकार होने के नाते मैंने भी ये सोचा, हम्म। मैंने कहा जब ऐसे मौके पर, जब हमारी संस्कृति खतरे में, हम्म। चारों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं, हम्म। दुनिया भरी की मतलब ग्रंथों की अवहेलना हो रही है, हम्म। ग्रंथों को जलाया जा रहा है, हम्म। तो ऐसे में कभी को चुप नहीं रहना चाहिए। हम्म। तो मैंने वो कविता लिखी थी, जी। जी। और कविता काफी वो सराही गई, लोकप्रिय हम्म। भी हुई, बहुत हम्म। सारी कविता थी। और हम्म। कविता की शर्मा जी खासियत ये थी हम्म। कि उसका धरातल भले भले ही पौराणिक या राम को लेके था, लेकिन हम्म। वो आज भी समीचीन है। हम्म। जैसे मंदोदर की बात दशानन अगर समझ में आ जाती, तो फिर हम्म। उसकी सर्वनाश की गाथा नहीं लिखी जाती। बिल्कुल। मतलब जो लोग अपनी संस्कृति को भूल के जरा भी समझ जाते, देखिए, हाँ। क्योंकि एक मेरा अपना मानना है हम्म। कि आप अपनी संस्कृति जब हट जाते हैं तो आपका विनाश सुनिश्चित सुनिश्चित। हम्म। तो यदि आपका आदेश हो तो मैं कविता आपको हाँ, सुनाऊं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा है कि दर्शकों के लिए वो हम्म, जरूर सुनाइए। हाँ हाँ। जब तक इसका आपके मैंने, साहित्य सृजन से लोग रूबरू नहीं होंगे हम्म, तब तक तो हम्म, कोई परिचय का फायदा नहीं ना। हाँ, ये असल में आप नई पहल में एक आपने पहले शुरुआत की थी कहानी की, हम्म। कहानी की। जी जी। तो मुझे पुराना वीडियो मिल गया कहीं से। हाँ हाँ। तो मैंने एक छंद अपनी कहानी की शुरुआत में पढ़ा था, हम्म। शुरुआत में वहां से करता हूँ हाँ बिल्कुल। कि सोने से हिरण का असंभव था जन्म, हाँ। भगवान राम मारने को दौड़े दौड़े जाते हैं, हम्म। और आती है विपत्ति तो बड़े बड़े विचारवान
ज्ञानवान मानव मलिन बन जाते हैं। और इसका भावार्थ ये है कि सोने का कहीं हिरण होता नहीं है, बिल्कुल। लेकिन भगवान एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते हुए भी उसके पीछे पीछे दौड़े थे। तो कहने का भावार्थ ये है कि जब विपत्ति आती है तो अच्छे अच्छे विचारवान भी मलिन हो जाते। बिल्कुल। तो वहां वो भावभूमि ये थी। अब कविता में आपको वो सुना रहा हूं। और मुझे लगता है कि ये कविताएं, ऐसी कविताएं संस्कृत पर कितने ही हमले हों, हमारी विरासत में कितनी हमले हों, ये कविताएं सनातन होंगी और ये कविताएं हमेशा बचाएंगी। भारत कितने हमले हुए, कितने देशों ने यहाँ पर आक्रमण किए, हूण, शक, कुषाण, तैमूर, वैमूर कितने आए, लेकिन हम बचे तो अपनी अस्मिता और संस्कृति की वजह ही बचे। बिल्कुल। आज भारत का आज नाम है, विश्व गुरु है, अपनी संस्कृति की वजह से ही है। बिल्कुल। तो मैं वही सुनाता हूँ। वंश रहा इक्ष्वाकु, वंश रहा, देखिए राम मंदिर बन रहा है तो लोगों में आकर्षण है, और न केवल भारत के बल्कि विश्व के लोगों में आकर्षण है। बिल्कुल। वंश रहा इक्ष्वाकु, साक्षी सरजू की वह धारा है, और जहां राम ने जन्म लिया वह भारतवर्ष में। बिल्कुल। पहला साक्षी तो सरयू आ गई। जो कहते हैं ना साक्ष्य क्या है जी, हाँ, भगवान कहाँ हुए, कौन कहाँ हुए बताओ। तो साक्षी यमुना को तो आप नहीं मिटा सकते ना। हाँ, बिल्कुल। ये नदियां तो सनातन है। तो वंश रहा इक्ष्वाकु, साक्षी सरजू की वह धारा है, और जहां राम ने जन्म लिया वह भारतवर्ष हमारा है। और राम हमारे इष्ट देव हैं, संस्कृत के उन्नायक हैं। हमारी संस्कृति पे जब जब आक्रमण हुए, जब जब मिटाया गया, सब हमारे ये हमारे धर्म ग्रंथों ने हमारे हमारे देश को बचाया। तुलसीदास अकबर के बहुत बड़े दरबारी कवि थे। तो एक बार अकबर ने उनको भेजा अपने दूतों को कि भाई तुलसीदास का हमने नाम सुना है, आप उनको बुला के लाओ, हम अपने दरबारी कवि बनाएंगे। तुलसीदास बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, बाबा तुलसीदास बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा ये हमारी संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिख के भेज दी थी अकबर को। तब अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से हटा के फतेहपुर सीकरी में कर दी थी। तो उसको कोई बेटा नहीं होता था ना, तो किसी ने कहा था कि वहां ले जाओ तो वहां तुम्हारे बेटा हो जाएगा। तो फतेहपुर सीकरी में तब राजधानी थी। तो तुलसीदास ने यह कह के उनको मना कर दिया था कि मोकू कहा सीकरी सो काम, मोकू कहा सीकरी सो काम। हाँ, और आवत जात पनैया, पनैया माने मेरे जूता, पनैया कहते हैं ना, आवत जात पनैया टूटे और बिसर जाए हर नाम। तो सम्राट जी, महाराज जी, मुझे आप वहीं रहने दो, मैं तो भक्त आदमी हूँ, ब्राह्मण भिक्षु आदमी हूँ, साहित्यकार आदमी हूँ, मुझे आपकी सीकरी से मुझे क्या मतलब है। और मैं इधर से उधर जाऊंगा तो भाई पनैया टूटेगी, और भगवान का नाम ले रहा हूँ और वो भी मेरे से बिसर जाएगा। तो मना कर दिया था। वो जानते थे कि एक बार मैं दरबार में गया तो जो मैं इस समाज को देना चाह रहा हूँ वो नहीं दे पाऊंगा। फिर उन्होंने काल जी की रचना की, रामचरितमानस की, जो कि तीनों लोक में त्रिकालदर्शी ग्रंथ है। ठीक है ना। तो वही है ना कि राम हमारे इष्ट देव हैं, संस्कृत के, मैंने संस्कृत के उन्नायक शब्द उसी पृष्ठभूमि को लेकर लिखा है। राम हमारे इष्ट देव हैं, संस्कृत के उन्नायक हैं, मर्यादा के पुरुषोत्तम है, शुचिता के परिचायक हैं। हमारे अंदर की जो शुचिता है ना, पवित्रता, उसके भी परिचायक हैं। हाँ, उसके भी परिचायक हैं। अब थोड़ा बैकग्राउंड में लिया था, ज्यादा तो नहीं लिया, छोटी छोटी चीजें। अब कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक और बज रही राज सिंहासन की सहनाई, वही नगर के गरियारों से खबर दूसरी आई कि दशरथ हार गए हैं शर्तें त्रिबाचा की सारी, और राजपाट तुम छोड़ राम, तुम करो राम बन की करो राम तैयारी। बर को जा रहे थे, खबर आई कि छोड़ो, बन जाओ। दूर फेंक राजसी वस्त्र,
सब वलकल डाले तन में, और सिया लखन के साथ राम चल दिए सहर्ष विजन में। और देखिए, ये कहते हैं ना कि उसमें तो बहुत सारी हमारी विचारधाराएं चल रही हैं कि उन्होंने तो उसको मार डाला था, एक जो 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 शूद्र था वो कर रहा था, पूजा कर रहा था, उसका सर काट डाला था, ऐसे है ना, तो उसमें चल दिए। तो मैंने उसको ही करके लिखा है कि उन्होंने सबको गले लगाया था, सबरी को गले लगाया था। शोषित वंचित दलित प्रताड़ित, शोषित वंचित दलित प्रताड़ित सबको ही अपनाया, और कोल किला किरात भील सबरी को अपने गले लगाया। तो ये धारणा उनके बारे में, रामचरितमानस के बारे में फैलाना गलत है कि वो किसी के विरोधी थे। उन्होंने सबको गले लगाया था। राम ने सबको गले लगाया था। शोषित वंचित दलित प्रताड़ित सबको ही अपनाया, और कोल किरात भील सबरी को अपने गले लगाया। और फिर था, बाद में ये सब चीजें होती गई। अब जब राम वन में चले गए तो फिर वहां से लिया है मैंने, थोड़ा मैं गैप कर करके ले रहा हूँ कि बहुत बढ़िया होता है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं हुआ आभास राम को वैदेही का हरण हुआ। राम को आभास बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं हुआ आभास राम को वैदेही का हरण हुआ। दुर्दिन के प्रकोप से मेधा बल पौरुष का क्षरण हुआ। परशुराम ने उनको वो दी थी, नहीं, उनको शिक्षा दी थी राम को, बड़ा विश्वामित्र जी ने, और बहुत सारे, लेकिन उस दिन उनका कोई चीज काम नहीं आता, ना बल काम आया, ना पौरुष काम आया। तो नहीं हुआ आवास राम को वैदेही का हरण हुआ। दुर्दिन के प्रकोप से मेधा बल पौरुष का क्षरण हुआ। अब रावण की राम से शत्रुता दशकों वर्ष पुरानी थी। हम अभी तक क्या सुनते आए हैं, हमने अभी तक पढ़ा है, क्योंकि हम लोग शुरू से सनातन धर्म को मानने वाले, तो हर के घर में एक रामचरितमानस का गीता प्रेस की पुस्तक मिल जाएगी, एक शंख मिल जाएगा। तो उसमें यही हम मोटी मोटी बात पढ़ते थे कि राम जब सीता जी को अपहरण करके ले गया था, इसलिए राम से दुश्मनी हो गई थी और युद्ध हुआ था, रावण का वध हुआ था। लेकिन जब हम पिछले दिनों पढ़ा था, जैसे वाल्मीकि रामायण पढ़ी, कम्मन रामायण के अंश पढ़े, तो बाद में मालूम पड़ा था ये शत्रुता तो बहुत पुरानी चली आ रही थी, कई बार उनमें युद्ध हो चुका था। सीता जी का जब स्वयंवर होता तब युद्ध हो चुका था। तो हाँ, तो रावण की राम से शत्रुता दशकों वर्ष पुरानी थी। कई अवसरों पर दोनों ने शक्ति परस्पर जानी थी। यद्यपि हरा चुका रावण को कई बार था बाली, बाली भी कई बार हरा चुका था। हाँ। यद्यपि हरा चुका रावण को कई बार था बाली, फिर भी जाने क्यों बनता था स्वयं बहुत बलशाली। पर राघव के पौरुष का वह भली बात ज्ञानी था। राघव जानता था कि राघव में कितना पौरुष है, पर राघव के पौरुष का वह भली बात ज्ञानी था, और वेद पुराणों का ज्ञाता पर बेहद अभिमानी था। और शंभु का वरदाई था, कठिन तपोधारी था, कई सिद्धियों और साधनाओं का संचारी था। ये कहते हम लोग सुनते थे अपने बुजुर्गों से, काल जो है, काल यानी मौत, रावण की चारपाई की पार्टी से बना रहता था। इतना सिद्धियां थी उसके पास। बिल्कुल। तो जब ये सब चीजें हो रही थी तो राम परेशान हो गए। वो दौर ऐसा आया था कि राम राम न होकर एक भाई थे, एक पति थे, और एक साधारण इंसान की तरह बिहेव कर रहे थे, बर्ताव कर रहे थे। तब राम के मन में बहुत बड़ी निराशा हुई। एक दिन बैठे हुए थे अकेले वन में, टेढ़े मेढ़े विषम पथों से। देखिए, एक मन की यात्रा होती है, मन की वो ये होती है पीड़ा, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आम आदमी हो, पीड़ा तो पीड़ा है। उसका चित्रण किया है मैंने। आप देखिए राम क्या सोचते हैं, टेढ़े मेढ़े विषम पथों से, गिर गहुवर उत्तुंग मगों से, नित अविराम चला जाता हूं, पर हर बार चला जाता। पर हर बार चला, पर हर बार चला, हर बार मतलब देखो, राज्याभिषेक होना था, वहां नहीं हुआ, वहां चला गया। वन में आया, सीता का अपहरण हो गया। मेरे छोटे भाई था, उसको मूर्छा आ गई, हर बार मुझे चला गया है। ये जो है बात,
कथानक वो है, लेकिन लागू आज भी हो रही है। टेढ़े बिल्कुल मेढ़े विषम पथों से, गिर गहुअर उत्तुंग मगों से, नित अविराम चला जाता हूँ, पर हर बार चला जाता हूँ। और नयन बंद कर लिए क्षोभ से, तमने डाला डेरा, और फैल लेने लगा चतुर्दिक मन ताप का घेरा। यानी मन का ताप बहुत बढ़ गया। फिर राम ने कहा कि धर्म युद्ध है, इसमें जीत मिलेगी अथवा हार, और दोनों ही चीजें सहर्ष है मुझको अंगीकार। बोला मैं मर भी जाऊंगा तो भी मुझे कोई बात नहीं, मैं धर्म युद्ध लड़ रहा हूं। आज की परिवेश पे भी ये सटीक हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक पक्ष धर्म युद्ध लड़ रहा है, एक पक्ष अधर्म युद्ध लड़ रहा है। राम की जो 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 मन स्थिति थी वो आज भी लागू होती है। धर्म युद्ध है, इसमें जीत मिलेगी अथवा हार, और दोनों ही चीजें सहर्ष है मुझको अंगीकार। उन्होंने कहा कुछ भी हो जा, मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं धर्म युद्ध लड़ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो ये कविता है इसमें मैं अब अगला पड़ाव हम ये करेंगे कि इतने दिन आपने साहित्यिक यात्रा आपकी रही है, आपको कोई ऐसा संस्मरण याद होगा जब आप बहुत बड़े कवियों के बीच में आपने कविता सुनाई और कवियों से जब मिलना हुआ तो क्या अनुभव रहा? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और बड़ा ही मैं भी उम्मीद कर रहा था कि आप जरूर पूछोगे। एक 13 की बात है, 2013 अगस्त की, 15 अगस्त की। तो शहर के माने जाने माने व्यवसायी और समाज सेवी बड़े भाई त्रिलोक शर्मा जी का मेरे पास फोन आया एक दिन पहले कि राज्यपाल जी। मैंने कहा हाँ। ऑफिस से आ गए, मैंने कहा आ गया। कि बोला कवि सम्मेलन है वहां पर इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में, और नीरज जी आ रहे हैं, हरिओम कुमार आ रहे हैं, और वो जो भी जी आ रहे हैं, आपको काव्य पाठ करना है। तो मैंने कहा एक दिन आप बड़े भाई की तरह थे, तो उनके आदेश को तो टालना संभव ही नहीं था। अच्छा, मैं थोड़ा ऐसे भी विस्मित था कि नोएडा में और बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं, मुझे स्थान दे रहे हैं, तो कोई ना कोई बात होगी। खैर, मैं गया, और बहुत मंच सजा हुआ था। नीरज जी बैठे हुए थे, हरिओम कुमार बैठे हुए थे, महेंद्र शर्मा बैठे हुए थे, सुनील जोगी बैठे हुए थे, मैं भी बिठाया उन्होंने। ग्रेसेल कंपनी ने मुझे भी स्थान दिया। तब मैंने कविता सुनाई, और मैं चाहा तो 2 शब्द उसको सुना दूं। हाँ, सुनाए। रात सूनी में तुहिन के बिंदुओं के बीच, रात सूनी में तुहिन के बिंदुओं से बीच, धूल से आच्छन्न तन मन में निराशा का जलद बेराग निर्जर अश्रुओं का कौन है, बोल दे तू मौन है। मतलब आदमी की मन का चाहती, बोल दे क्यों मौन है। तू कहीं वह तो नहीं जिसको सभी उत्सर्ग का पर्याय कहते, और तू कहीं वह तो नहीं जिसको सभी उत्सर्ग का पर्याय कहते। गूंजती हैं आज भी किलकारियां अटकेलियां, जिसकी क्षितिज के पार तक भी गा रहा इतिहास, जिसकी मूक गाथा सृष्टि ने झुककर नमन जिसको किया था। क्या वही है बोल दे, और यह मौन का व्रत तोड़ दे, और यह बहुत मौन का व्रत तोड़ दे। बहुत। हाँ वही हूं मैं। आदमी जब निराश होता है तो मन में निराश होता है, फिर उसकी उपचेतना उसको ढकेलती है कि हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ वही हूं मैं, मगर इस विश्व से लड़ता अकेला थक गया हूँ। कोई ने अस्तित्व अपना, ढूंढने चैतन्य अपना, भ्रमित हो बेसुध पड़ा हूँ। मैं वही हूँ पुंज उस आलोक का, जो विश्व को दीपित न कर पाया। वही सावक जलद का, जो बरसने की ललक में, यानी बादल का बच्चा जब रेगिस्तान में फंस जाता है और जो बरस नहीं पाता, उसकी मनोस्थिति क्या होती है, वो मैंने चित्रण किया था। जो बरसने की ललक में फंस गया मरुभूमि में, नक्षत्र वही पथ का प्रदर्शक किंतु बनकर, यानी ध्रुव तारा सबको रास्ता दिखाता है, और उल्का बन के गिर जाता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो किंतु किंतु बनकर उल्क पिंडा सा बना, असहाय गिरता हूँ गगन में। बड़ी कविता है, लेकिन आपको तो सुनाऊं, बाकी जो जो कवियों के जो उद्गार थे वो सुनाऊं। आप हाँ बताइए जैसे। हाँ, नहीं, तो कवियों का चाह, क्या प्रतिक्रिया रही उस दौरान जब आपने सुनाया? और चूंकि बड़े कवि थे वहां उस समय, और हाँ उन हाँ, लोगों के और बीच में आपका बैठना और उनके साथ बात करना, ये बड़ा आपको गौरवशाली क्षण रहा हो। बिल्कुल गौरवशाली क्षण था। और नीरज जी ने मुझे बुलाया कि ये कविता आपकी दार्शनिकता को पुट लिए हुए है, और आजकल ऐसी कविता कहाँ लिखी जा रही है।
और इसकी कविता को विस्तृत रूप में आप मुझे दीजिए लिख जो पूरी कविता है। अच्छा। और लास्ट वाली कविता मैं सुनाऊं। किंतु यह तो हल नहीं है गुत्थियों का। आदमी परेशान होता है तो सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूं, कि ये करूं, कि मैं वो करूं, लेकिन कविता आदमी को अस्तो मासत गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। तो लास्ट का जो बंद था वो ये था, किंतु यह तो हल नहीं है गुत्थियों का, यह नहीं उत्तर जगत के मूल प्रश्नों का, नहीं है सृष्टि की परिणति, भला क्या जानता है, राख से उठकर सदा संदेश देना ज्योति का। यानी अंधेरा भी हो जाओ तो भी ज्योति का संदेश दो, राख में मिलकर सदा संदेश देना ज्योति का, खाक में मिलकर गगन से दूर उठकर और नापते रहना सृजन का पथ, मिटकर भी सृजन करते रहना है, नाश में भी नापते रहना सृजन का पथ, यही मनुष्यत्व जीवन सार है और विश्व की संकल्पना का बस यही आधार। ये कविता मैंने सुनाई, लोगों को कम समझ आई, लेकिन उन्होंने कहा नीरज जी बड़े प्रभावित हुए उन्होंने। हरिओम कुमार जी सब ने कहा कि बहुत अच्छी कविता, ये छपी हुई तो पुस्तक देना, तो मैंने पुस्तक भी दी थी उनको। तो ये कविता मैंने सुनाई थी, और मेरा इस कविता को सुनाने का भाव ही ये था कि मंच पे हल्की कविता सुनाई जाएंगी, तो हालांकि बड़े प्रबुद्ध श्रोता थे, वो सब समझ रहे थे, बिल्कुल, और बड़ी तालियां मिली थी। तो ये मेरा सुनाने का भाव ये था कि लोगों को लगा कि नोएडा में भी अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है, यहाँ चुटकुलेबाजी नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा अनुभव था, उन्होंने सबने बड़ा सराहा था। हाँ, अब हमारे पास समय रह गया है 1.5 मिनट, और 1.5 मिनट में से आपको सिर्फ 1 मिनट में बात करनी है। जैसे आपने लाल किले की प्राचीर से सुदर्शन चक्र में कोई एक 2 लाइन 3 लाइन किसी एक की सुनाई, बस 1 मिनट का समय। सुदर्शन चक्र की मेरी बात हो गई है। लाल किले की प्राचीर से मैं आपको बता दूं कि राजनीति के अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण के लेके ये उपन्यास लिखा गया है। और बिल्कुल पूरी तरह आजकल के माहौल में ये सटीक बैठता है, किस तरह से राजनीति का अपराधीकरण हो गया और अपराध को राजनीतिकरण। बिल्कुल, आपने बहुत संक्षिप्त में और बहुत अच्छे विस्तार से अपनी बात कही, और जो साहित्यिक यात्रा में जो रोमांचक क्षण है उनका भी आपने जिक्र किया, और जो भगवान राम से जुड़े हुए जो आज के समय में भी प्रासंगिक हैं उनको लेकर आपने बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार जी, नमस्कार।